गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ ऑब्जेक्ट। और मैथ ऑब्जेक्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि गणित का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ब्राउज़र के अंदर। और कभी कभी ये ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों को कुछ ऐसे काम करके देता है जो कि शायद आप अगर अपने खुद के फंक्शन लिख कर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप इसको एक्सेस कर लेना। और मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं रिपीटेडली एक ही बात को बोले जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं बीच में वीडियोस को देखते हैं और बीच में वीडियोस को देख के मुझे ये कमेंट करते हैं कि मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है कोर्स, इसलिए हर वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे अब ये बोलना पड़ रहा है कि मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी होगी। तो आप लोगों ने अगर नहीं करी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में आप इसको बुकमार्क करके या फ़ोन से आप देख रहे हैं तो सेव कर लें प्लेलिस्ट को, ताकि कोई भी वीडियो ऐड होता है तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले, आप लोग जो है इस कोर्स को अच्छे से फॉलो कर पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम को बिना वेस्ट किए tut61.html नाम की एक फ़ाइल बनाऊंगा मैं। और एक बात और यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं पहले। एक और बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप एक वेबसाइट बनाएंगे, जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब आप बीच में इस तरह से स्क्रिप्ट टैग नहीं घुसाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि आप इसको बीच में क्यों घुसा रहे हो। मैं सिंप्लिसिटी सेक के लिए घुसा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट मैं घुसा रहा हूँ ये मैं इसलिए घुसा रहा हूँ बीच में ताकि आप लोगों को मैं कोड दे पाऊँ अच्छे से। अगर मैं इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाऊंगा तब मैं अपनी एक अलग जावास्क्रिप्ट फाइल बनाऊंगा और फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल अलग रहेगा। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं जल्दी। और यहाँ पर मैं अभी मैथ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। मैथ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैथ ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर div डॉट कंटेनर लगा देता हूँ, उसके अंदर एक हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ मैथ ऑब्जेक्ट ट्यूटोरियल। और इसके बाद मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा और स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट मैथ, और मैथ का एम कैपिटल होता है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। और कंसोल डॉट लॉग मैथ कर दूंगा मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेट एम इज इक्वल टू मैथ करूँगा। लेट एम इज इक्वल टू मैथ किया मैंने और एम को मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है। और ये देखो यहाँ पर मैथ ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ चुका है और इसके अंदर के तमाम फंक्शंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर सारे इसके फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं, कितने सारे फंक्शंस हैं। तो एक काम करते हैं, इसको चीट शीट की तरह इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं। अब आप लोग देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर लॉग ई है, लॉग 10 बेस ई है, और ln2 है यानी कि log e बेस जो होता है, और log e बेस 10 है। तो यहाँ पर sqrt2 है यानी कि √2 भी आपको दिया हुआ है कांस्टेंट के तौर पर। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे जो कांस्टेंट्स हैं इनको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको कॉपी करूँगा ऐसे, और मुझे मालूम है कि ऑलरेडी मैंने प्रिंट कर दिया है वो, और मैं उसको वापस से प्रिंट कर रहा हूँ। बट अगेन मैं यहाँ पर इसको आपको मैथ की मदद से प्रिंट करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं कुछ इस तरह से लिखूं द वैल्यू ऑफ मैथ डॉट इज, और यहाँ पर लिखेंगे मैथ डॉट, और उसके बाद सबसे पहले ई, मैथ डॉट ई। तो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर बना के यहाँ पर ई डाल दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं पाई डाल दूंगा। आई थिंक मैं अगर 2-4 लिख दूं तब भी आपका काम हो जाना चाहिए। ln2 डाल दूंगा यहाँ पर, ln2, और ln2 के साथ साथ ये दोनों भी डाल देता हूँ कॉपी करके, मल्टी कर्सर बनाकर पेस्ट। और बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो log e टू बेस 2 भी डाल देता हूँ यहाँ पर, ऑल्ट दबाया, पेस्ट किया, सेव किया, इसको हटा देता हूँ यार अभी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी, वैल्यू ऑफ मैथ डॉट ये, मैथ डॉट पाई ये। अब ई क्या होता है, ई होता है ऑयलर्स नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, और आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। और ऑयलर्स नंबर क्या है, अब ये बात जो है, ये डिस्कशन जो है इस वीडियो के स्कोप से अलग है, लेकिन कभी और मैं कहीं और आपको अगर बता पाया तो ज़रूर बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। पाई और ई क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब चीज़ें एक बहुत ही अच्छे डिस्कशन की तरफ जाती हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के डिस्कशन में इसको मैं नहीं फैलाना चाहता, वरना वो काफ़ी रायता फैल जाएगा उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, math.e math.py ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंट करूँगा और अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ फंक्शंस देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंटिंग दी मैथ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंटिंग दी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम मैथ ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रेंट्स नहीं कॉन्स्टेंट्स, और यही लाइन को प्रिंट करूँगा यहाँ पर, कॉन्स्टेंट्स की जगह फंक्शंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट a इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू लिख दूंगा 34 पॉइंट ये नंबर, ठीक है, और लेट b इज इक्वल टू 34, ठीक है। 34 क्यों यूज़ कर रहा हूँ बार बार, मैं 89 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर console.log और कुछ ऐसे लिखूँ, द वैल्यू ऑफ a एंड b इज़, और मैं कुछ इस तरह a और b लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मेरी शिफ्ट की जो है ना वो थोड़ी ख़राब हो रही है, इसलिए कभी भी मैं कैपिटल करता हूँ शिफ्ट की जो है मैं दबाता हूँ, जैसे ही वो दबती नहीं है, थोड़ा टाइट दबाना पड़ता है शिफ्ट की को, और जो उंगली मैं शिफ्ट की पे रखता हूँ उसमें इतनी जान होती नहीं है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है उसमें काफ़ी दम होता है, तो तड़ तड़ करके आप मार सकते हो, लेकिन जो छोटी वाली फिंगर होती है उसमें इतनी दम नहीं होता है, तो कीबोर्ड नया लेना पड़ेगा, और क्या है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए एंड बी मैंने लिख दिया a, और उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मैं राउंड करूँ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राउंडेड इज, मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ एक फंक्शन को जिसको बोलते हैं math.round, math.round a और math.round b। तो यहाँ पर मैं math.round a और b को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये देखो इसे राउंड किया तो 35 और 89 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं अपने नंबर को। तो जैसे आप लोग यहाँ पर math.round लिखेंगे तो यहाँ पर देखो math.round रिटर्न्स सप्लाइड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो ये देखो आपको बता रहा है फंक्शन के बारे में। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है वही आपकी काफ़ी मदद कर देता है, आपको काफ़ी कुछ बता देता है, तो आप लोग इसको यूज़ कर लिया करो। कोई भी फंक्शन का नाम लिखते हो अगर, तो आपको एक पॉपअप सा दिखता है, वो पॉपअप के अंदर आपको बताता है VS कोड की क्या है, क्या रिटर्न करेगा, वो सारी चीज़ें, ओके। और इसी के साथ साथ एक फंक्शन और है पाव फंक्शन, और ये बड़ा पाव नहीं है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, console.log, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 raised to the power of 2 is, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, math.pow, और उसके बाद 3,2 सेव किया, और 9 आना चाहिए, और ये देखो 9 आ गया, 3 स्क्वायर 9 होता है। 3 क्यूब अगर कर दूँ मैं यहाँ पर, और यही काम आपको और नंबर्स के लिए करके दिखाऊँ, तो 2 to the power मान लो मैं 12 करना चाहता हूँ, या फिर 1 to the power 2 करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 2 to the power 12 कर देता हूँ, तो वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है प्रिंट हो जाएंगी, ये देखो। और 1 raised to the power 2 is 0, सॉरी 1, और ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ एक SQRT फंक्शन भी है, और मैं यहाँ पर उसको भी आप लोगों को बताता हूँ क्या है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, math.sqrt और नंबर, ठीक है। जैसे कि 36 का आपको करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़, और मैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर रूट 36 का ही नहीं 64 का भी दिखाऊंगा, और 50 का भी दिखाऊंगा। ये आ गया 50। ये देखो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका ही आप लोग स्क्वायर रूट करें, तो ये देखो यहाँ पर आ गया है 6, यहाँ पर आ गया है 8, और ये देखो डेसिमल्स में आ गया। और अगर आप चाहते हो इसको राउंड करना या फ्लोर या सील करना तो वो चीज़ आप कर सकते हो। चलो फ्लोर और सील की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं। जो सील होता है वो रिटर्न करता है राउंड अप वैल्यू, यानी कि अगर मैं 5.7 का सील करूँगा तो मुझे 6 देगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ यार सील एंड फ्लोर, और यहाँ पर सील करता हूँ किसको, 5.8 को करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ
5.8 राउंडेड अप टू नियरेस्ट इंटीजर इज, और ये आ जाएगा। और राउंडेड डाउन अगर मैं करूं टू नियरेस्ट इंटीजर इज, तो मैथ डॉट फ्लोर आ जाएगा। अभी इसका आउटपुट आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, राउंड अप कर दिया तो 6 आ गया और राउंड डाउन कर दिया तो 5 आ गया। तो ये होता है हमारा सील और फ्लोर। अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है? एब्सोल्यूट एप्स फंक्शन तो आप लिख भी सकते हो, एब्सोल्यूट एप्स फंक्शन लिखता हूँ सर, ठीक है। और ये क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू आपको प्रदान करवाता है। तो अगर मान लो आप कुछ ऐसे चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, absolute value of 5.6 is mat.abs 5.66, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां मैंने लगा दिया माइनस का साइन इस तरह से, वहां क्या होगा? ये पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा। 5.66 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है माइनस 5.66 की, वो 5.66 है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग बात करेंगे साइन, कॉस और जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ साइन। और ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू होती है वो आप रेडियन में देते हो, ठीक है, तो आप डिग्री में नहीं देते हो। तो अगर मैं यहाँ पर साइन पाई करूँ और उस कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन मैथ डॉट साइन, और यहाँ पर फिर मैथ डॉट पाई लिख दूंगा क्योंकि मैं उस कांस्टेंट को यूज़ करना चाहता हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर ये मुझे द वैल्यू ऑफ साइन पाई इसने मुझे ये दे दिया है। तो ये वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट 0 आ रही है। और आप लोग देखो ये 10 टू द पावर -16 है। और यहाँ पर ये जो इशू है वो आ रहा है जो हमारे यहाँ प्रिसीजन वगैरह है उसकी वजह से, और इसको अभी आप जो है बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर साइन पाई बाई 2 करूँ, तो साइन पाई बाई 2 करूँ तो यहाँ पर देखो आप लोग ये 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर साइन की जगह अगर टैन होता, टैन कर लो या फिर कॉस कर लो, जो जो आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सेव किया इसको, ये देखो वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आप लोग इसके साथ जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगेन ये भी 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और चीज़ें देखेंगे मैथ फंक्शन के अंदर। मिन और मैक्स बहुत अच्छा फंक्शन है, तो मिन और मैक्स देखते हैं क्या करता है, और नाम से ही पता चल रहा है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखूँगा मिनिमम वैल्यू ऑफ, और उसके बाद मैं लिखूँगा 4, 5, 6 इज़, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा मैथ डॉट मिन 4, 5, 6, ठीक है। सेव किया मैंने इस चीज़ को, और आप लोग देखो 4, 5, 6 इज़ 4, मिनिमम वैल्यू 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ 14, 5, 16 क्या होगी? 14, 5 और 16, इसमें 5 हो जाएगी देखो। और अगर मैक्स वैल्यू की बात करें इन दोनों में ही, तो क्या होगा? यहाँ पर मिन की जगह बस इन की जगह एक्स कर दूंगा, बस MIN जहाँ लिखा है वहाँ मैक्स कर दूंगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू इस बार रिटर्न करेगा, 6 है इसमें और इसमें 16 है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आप लोग जो है रिटर्न करा सकते हो। अब लॉग फंक्शन होता है हमारे पास एक, और मैं चाहता हूँ आप उसको खुद से देखना, लेकिन यहाँ पर मैं भी रैंडम की बात करूँगा। और रैंडम नंबर जनरेट क्योंकि करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको आना जनरेटिंग अ रैंडम नंबर, क्योंकि रैंडम नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप वेबसाइट्स लिखेंगे, अगर आप वेबसाइट की कोडिंग करेंगे, तो बतौर कोडर आप लोगों को एक नंबर जनरेट करना पड़ सकता है जो कि रैंडम हो एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखूँ द रैंडम नंबर इज, और मैं लिख दूंगा R, और मैं भी बता रहा हूँ R क्या है। तो अगर मैं लेट R इज इक्वल टू लिख दूँ मैथ डॉट रैंडम, तो ये क्या करेगा? 0 और 1 के बीच में मुझे एक जनरेट करके दे देगा नंबर। अब यहाँ पर ये क्या हुआ? ओके, तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, मुझे कुछ ऐसे करना चाहिए था। हाँ, तो ये देखो ये 0 और 1 के बीच में मुझे नंबर जनरेट करके दे देगा।
अब आप में से कई लोग कहोगे कि अगर मुझे 0 और 100 के बीच में जनरेट करना है तो मैं क्या करूं? तो इसमें जो है आप 100 जोड़ दो। तो अगर आप 0 और 100 के बीच में जनरेट करना चाहते हो, 0 to 100 के बीच में जनरेट करना चाहते हो, या फिर मान लो 1 और 100 के बीच में करना चाहते हो, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ आपको मैं। और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि A और B के बीच में रैंडम नंबर, और मुझे रटा हुआ नहीं है फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अभी के अभी, और मैं बताता हूँ कैसे बनाऊंगा। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा सोच क्या रहेगी मेरी। देखो, रैंडम नंबर मुझे A और B के बीच में जनरेट करना है, तो मैं A तो मेरा मिनिमम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई नंबर आएगा और उसके बाद यहाँ पर मैं मैथ डॉट रैंडम लिख दूंगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए? A होनी चाहिए। तो जब ये चीज़, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जो मैंने हाईलाइट किया? 0 हो सकती है। तो जब ये 0 होगा तो मेरा A जनरेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी B होनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू मैथ डॉट रैंडम की क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर अगर 1 हो तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा क्या हो जाए? B हो जाए। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा B माइनस A। आप खुद ही देख लो, अगर ये 1 हो जाए तो A से A कटेगा और ये B हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर मैं यूज़ करूँगा A और B के बीच में रैंडम नंबर, कुछ इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ, ये करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेट A इज इक्वल टू 1, लेट B इज इक्वल टू 100, और यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव कर दिया, और 1 और 100 के बीच में यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर A हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड। सही तो कह रहा है यार, ये 1 हमने ऑलरेडी कर दिया था। काम करते हैं यहाँ पर A1 कर देते हैं इसको, ठीक है, A1 कर देते हैं, चलो जी बढ़िया। और B को भी B1 कर देते हैं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी यूज़ कर लिया ना, बार बार एक ही नाम 10 लोगों को देना गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रैंडम नंबर इज ये। अब मैं इसको रिलोड करूँ तो अलग अलग रैंडम नंबर ही मेरे लिए जनरेट कर रहा है, देखो। और ये जो रैंडम नंबर है ये तो 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि मैंने अपना जो रैंडम नंबर है 100 वाला ये प्रिंट नहीं करा है, तो प्रिंट कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है। सेव किया मैंने, ये देखो 1 और 100 के बीच में बता रहा है। देखो, कभी भी ये नंबर आप लोगों को 1 से कम नहीं मिलेगा और 100 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये देखो, और आप चाहो तो इसको टेस्ट कर लेना कम से कम 100-200 बार, इसको रिलोड करके आप देखें आराम से, और कभी भी आपको जो है ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो 50 और 60 के बीच में करना होता है जनरेट मुझे, तो 50 और 60 मैं यहाँ पर कर दूँगा, और यहाँ पर इसको 50-60 कर देता हूँ। और ये बस मैं नाम दे रहा हूँ वेरिएबल का, ये ऐसा नहीं है कि ये करना पड़ेगा आपको, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ही प्रिंट करूँगा फिर। तो ये देखो 50 और 60 के बीच में आ रहा है इस बार, ये देखो कितनी बार भी रिलोड कर दूँ 50 और 60 के बीच में रहेगा। और अगर आपको इंटीजर चाहिए तो राउंड कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग मैथ ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हो, और आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और मैथ ऑब्जेक्ट की जो चीट शीट है वो ये है, ठीक है। इसको यूज़ करो, ये सारे फंक्शंस को यूज़ करो, आप एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखो नाम से पता चल रहा है क्या करते हैं फंक्शंस। और ये देखो CLG32 है, जैसे अगर मान लो नहीं पता मुझे क्या करता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, CLG32 मैं गूगल सर्च कर सकता हूँ, और मुझे मोजिल्ला का ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिलेगा। ये बता रहा है कि नंबर ऑफ लीडिंग 0 बिट्स इन 32 बिट बाइनरी। तो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस कितने हैं, अगर आप उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, वाह क्या बात है, तो ये आपको पता चलेगा। तो 32 बिट बाइनरी ये लिखा है क्योंकि ये 32 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब अगर आप लोग बाइनरी नहीं जानते हैं और आप ज़्यादा ये जो बाइनरी नंबर्स हैं उनके साथ नहीं काम करते हो, तो शायद ये आपके लिए रेलेवेंट ना रहे, लेकिन मैं ये आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आ गई होगी ये चीज़ आप लोगों को, और उसी के साथ साथ मैथ ऑब्जेक्ट भी आप लोगों को काफ़ी इन्जॉयबल लग रहा होगा, और आप लोग को एक ऐसी चीज़ लग रही होगी ये मैथ ऑब्जेक्ट जो कि आप अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करना चाहोगे आने वाले टाइम में। सो अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना ये कोर्स कैसा लग रहा है। अगर ये प्लेलिस्ट बाय एनी चांस आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके आप इसे बुकमार्क करें, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें, ताकि ये प्लेलिस्ट जो है ये आपकी हो जाए और आप इस प्लेलिस्ट को देख पाएँ शुरू से। तो मैं यहाँ पर HTML CSS ये पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट्स आएंगे और भी कई चीज़ें हैं। तो ट्यून्ड रहें, और आप लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा देने वाला है ये कोर्स।
ये कोर्स का मकसद यही है कि कोई भी इंसान जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है उसके बावजूद भी अगर वो ये कोर्स देखेगा तो वेब डेवलपमेंट सीख पाएगा वो। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं उसको वेब डेवलपमेंट इस कोर्स के ज़रिए सिखाना चाहता था, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मैं अपनी कोशिश में सफल भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला इस कोर्स को लेकर। और मुझे लोगों ने ये बोला है कि ये कोर्स, इवन वो लोग जो कि ऑलरेडी 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि मुझे मालूम ही नहीं थी पहले कभी, और आपने इतनी आसानी से 10-10 8-8 मिनट के वीडियो में बता दिए हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और जितने लोगों ने सपोर्ट किया इस कोर्स को, थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। सोर्स कोड सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।